हेलो एवरीवन, मैं प्रकाश खंडेलवाल, जीएस फैकल्टी, डून डिफेंस एकेडमी, देहरादून। बच्चों, आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स का एक और नया सेट अब आपके लिए लेके आए हैं। हम लगातार आपको हर वीक करंट अफेयर्स के सेट बताते रहते हैं और ये भी ध्यान रखना कि करंट अफेयर्स को अच्छे से देखा करो, क्योंकि आप लोगों का मोस्ट ऑफ पेपर करंट अफेयर्स पर बेस भी है। एनडीए की बात करूँ तो लगभग 40 मार्क्स के लिए कम से कम, और सीडीएस में तो कम से कम 40% पेपर आपका करंट अफेयर्स है। तो करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से तैयार करिए और हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए आगे चलना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द कॉम्पिलेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल परफॉर्मेंस इंडिकेटर, SPI शॉर्ट फॉर्म दे रखी है। कौन सी संस्था सांख्यिकी प्रदर्शन संकेतक SPI का संकलन जारी करती है। अब वर्ड यहाँ पे देखो, सांख्यिकी मतलब स्टैटिस्टिकल डाटा, मतलब डाटा जारी करती वाली बात है, ठीक है, कि कौन सी संस्था है जो कि सांख्यिकी का संकलन जारी करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एक बार आप यहाँ पे मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूं, आपको इमेज देख के आपको समझ में आ जाता होगा, ठीक है। तो कौन सी संस्था करेगी, वर्ल्ड बैंक करेगी, ठीक है। राइट आंसर होगा बी, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जारी करती है आपके स्टैटिस्टिकल जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर का जो डाटा होता है, ठीक है। द वर्ल्ड बैंक कंपाइलेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल परफॉर्मेंस इंडिकेटर हैज रैंक इंडिया 67। इंडिया की रैंक मानी है 67 अमंग 174 कंट्रीज इन 2019। 2019 में 174 देशों में भारत को 67वां स्थान दिया गया है स्टैटिस्टिकल परफॉर्मेंस के बेसिस पर, ठीक है। जो आंकड़े होते हैं उसके बेसिस पर, हर एक फील्ड में आंकड़े होते हैं, अलग अलग फील्ड में आंकड़े जारी किए जाते हैं, चाहे वो हेल्थ के पॉइंट पे हो, चाहे वो आपके ट्रेड के पॉइंट पे, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में भारत के जो नंबर है वो 67 है 174 कंट्रीज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, नोबेल प्राइज, मेडिसिन के नोबेल प्राइज की बात कर रहा है, किसको दिया गया है। दो नाम आपके सामने है, कैटलिन कारिको और ड्रू विस्मैन के नाम दे रखे हैं। उन्हें किस फील्ड के लिए दिया गया, किस काम के लिए प्रदान किया गया है, आपको फील्ड बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा ये ध्यान रख के चलना है। तो मेडिसिन में जो दो लोगों को दिया गया है, विस्मैन और कैटलिन कारिका को, ये जो कैटलिन कारिका बच्चा आप देख पाते हैं और जो ड्रू विस्मैन आप देख रहे हैं, इन दोनों की इमेज मैं आपको दिखा देता हूं। ये कैटलिन कारिको और ड्रू विस्मैन हैं, जिनको मेडिकल का मतलब मेडिसिन का नोबेल प्राइज दिया गया है। किस फील्ड के लिए दिया गया है, इन्होंने काम किया है mRNA वैक्सीन पर, इसका टीका बनाया है, इसकी वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है। इनका संबंध किस किस कंट्री के साथ होगा, ध्यान रख के चलना है। तो जो कारिको है उसका संबंध तो हंगरी के साथ है, ठीक है, और जो विस्मैन है ये यूएसए के हैं, दोनों ही एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, पेंसिल्वेनिया। इनमें दोनों वहीं के प्रोफेसर हैं, तो इसलिए इन दोनों को अवार्ड दिया गया है। mRNA वैक्सीन की खोज के उपलक्ष्य में ये अवार्ड दिया गया है, ध्यान रख के चलना, ठीक है। ये हंगरी के हैं और ये यूएसए। थोड़ा डिटेल रखिए मैंने इसके बारे में, ये कुछ पॉइंट है जो आप देख पाएंगे अच्छे से। ओके, देखिए, कैटलिना कारिको and Drew Weissman have been honored with the 2023 Nobel Prize in Physiology या Medicine for their groundbreaking work in ये वर्ड आप देख पाएंगे बच्चा, न्यूली ओसाइड बेस मॉडिफिकेशन। कैटलिना कारिको और ड्रू विस्मैन को न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों में उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये काम इनका न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन किया है इन्होंने, ठीक है। देयर रिसर्च पेव्ड द वे फॉर द क्रिएशन ऑफ हाईली सक्सेसफुल mRNA वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। उनके शोध ने कोविड-19 के खिलाफ अत्यधिक सफल mRNA टीके के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, जो कोविड-19 में बड़ा कारगर साबित हुआ था, ठीक है। तो उस टीके को बनाने में बड़ी भूमिका रही है इन दोनों की। तो ध्यान देना,
इसीलिए mRNA जो वैक्सीन है वो कोविड-19 की वैक्सीन है, उसके अभूतपूर्व सफलता के लिए इनको ये नोबेल प्राइज मिला है मेडिसिन में। ठीक है, ओके, आपको समझ में आ गया होगा सवाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड देखिए, क्वेश्चन थर्ड देखिए, R21 मैट्रिक्स M विच वॉज रिसेंटली अप्रूव इज द वैक्सीन अगेंस्ट विच डिजीज। हाल ही में मंजूरी दी गई है R21 मैट्रिक्स को, किस बीमारी के खिलाफ ये टीका है। तो ये ध्यान रख के चलना, ये टीका जो है वो मलेरिया डिजीज के लिए रहेगा। आंसर होगा मलेरिया डिजीज। R21 वैक्सीन जो है वो सेकंड मलेरिया वैक्सीन है, रिकमेंडेड बाय WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इससे पहले RTS-SAS01 वैक्सीन विच रिसीव ए WHO रिकमेंडेशन 2021 में, इससे पहले WHO ने इस वाली वैक्सीन को मान्यता दी थी। अब ये R21 मैट्रिक्स M वैक्सीन है, ये ध्यान रख के चलना, ये दूसरी वैक्सीन है मलेरिया डिजीज के लिए। ठीक है, ये वैक्सीन आप देख पाएंगे R21 मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन मानी जाती है। ठीक है भाई, ये आप ध्यान रख के चलिए। आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा। जो भी डिटेल यहां हमने दी हुई है आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये इसकी डिटेल है। ठीक है भैया, तो ध्यान रख के चलना। अगर एक एक पॉइंट आपको, बस क्वेश्चनों के आंसर भी ध्यान रखो, क्योंकि मेनली तो क्वेश्चनों के आंसर आपको पता होना चाहिए, पर अगर कुछ बातें दे रखी डिटेल में तो उनको भी ध्यान से पढ़ते हुए चले। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार फटाफट। क्वेश्चन 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को आप देख पाएंगे, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, द लार्जेस्ट स्टैच्यू ऑफ भीमराव अंबेडकर आउटसाइड इंडिया इज टू बी अनवेल्ड इन विच कंट्री। डॉक्टर BR अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण भारत के बाहर किस देश में किया जाएगा। अभी भारत के बाहर इसका नाम है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, ये नाम दिया गया है इस प्रतिमा को। इसका अनावरण किया जाएगा USA। ठीक है, USA के शहर पड़ता है अमेरिका के मैरीलैंड शहर में, इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी अभी। ठीक है, US इसका राइट आंसर होगा बच्चा। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की 19 फीट, ये 19 फीट है। ठीक है, जो हाइट है मूर्ति की 19 फीट की हाइट है इसकी, और ये भारत के बाहर लगाई गई BR अंबेडकर साहब की सबसे बड़ी मूर्ति है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, यहां पे आप इसकी डिटेल देख पाएंगे। ओके, इट विल बी द टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ अंबेडकर आउटसाइड इंडिया। दिस स्टैच्यू इज ए replica of the world largest Ambedkar statue located in Hyderabad and which stand 120 feet tall। हमारे भारत में 125 फीट ऊंची मूर्ति है अंबेडकर के साहब की हैदराबाद में। इट वॉज क्राफ्ट बाय राम सुतार, ये आपको याद होगा, जिन्होंने ऑल्सो क्रिएटेड सरदार पटेल स्टेच्यू ऑफ यूनिटी इन गुजरात। सरदार पटेल की जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है वो भी राम सुतार साहब ने बनाई थी, और राम सुतार ने ही हैदराबाद की ये जो आप देख पाएंगे अंबेडकर की सबसे बड़ी ऊंची मूर्ति 125 फीट, इसको भी बनवाया था। ठीक है, ये लगभग स्टेच्यू ऑफ यूनिटी लगभग 183 के आसपास है। ठीक है, और अंबेडकर की जो मूर्ति जो आउटसाइड इंडिया USA बन रही है, ये भी राम सुतार जी ने बनवाई है। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रख के चलना। ये आप यहां पे इसका डिटेल देख पाएंगे, ये डिटेल लिखा हुआ है। तो इसका नाम है स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी। ठीक है भाई, जो भारत से बाहर है, ये ध्यान रख के चलना, ये मूर्ति है वो। ठीक है, और अगर आपसे पूछा किसने बनाई तो आप बोलो राम सुतार ने, जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति गुजरात में वो बनाई थी, अंबेडकर साहब की मूर्ति जो इंडिया में हैदराबाद वो बनाई थी, और अब ये अंबेडकर की मूर्ति इंडिया से बाहर USA में भी उन्होंने ही बनाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, संप्रति 11 इज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडिया इन विच कंट्री। संप्रति 11 भारत और किस देश द्वारा आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास है, किस देश के साथ किया गया है। इसमें राइट आंसर दे रखा है साफ साफ, बांग्लादेश के साथ हो रखा है। ठीक है, 11th एडिशन है इस एक्सरसाइज का, संप्रति एक्सरसाइज का, और ये जो अभ्यास हुआ है ये मेघालय के उमरोई एक जगह पड़ती है मेघालय में, वहां हुआ है। ठीक है, तो बेसिक पॉइंट तो यही आएगा एग्जाम में कि ये कहां हुआ है, तो मेघालय के उमरोई में हुआ है। 11 एडिशन था संप्रति एक्सरसाइज,
ये ध्यान देना है, ठीक है। ये भारत और बांग्लादेश की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इस पर भी फोकस करना, ठीक है। इसका इमेज आप देख पाएंगे बच्चा, ये इसका इमेज है, ठीक है। इंडो बांग्लादेश जॉइंट एक्सरसाइज संप्रीति, ठीक है, आपके सामने बना हुआ है। बस क्वेश्चन बहुत सिंपल सा पूछेगा, बताओ संप्रीति एक्सरसाइज किन दो देशों की एक्सरसाइज है? तो आप इंडिया और बांग्लादेश करके चलना। इसके अलावा मुझे नहीं लगता और कोई सवाल बनेगा, या अरियर में अगर स्टेटमेंट के सवाल दे दिए जाएं तो फिर प्लेस बनेगा, ठीक है। तो प्लेस भी आप ध्यान रख के चलना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। इसरो की वो फ्लाइट बतानी है आपको, उड़ान परीक्षण वाहन एब्रोट मिशन 1 TVD-1 किस मिशन के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षण है? इसरो फ्लाइट टेस्ट व्हीकल एब्रोट मिशन 1 TVD-1 इज ए क्रूशियल टेस्ट फॉर विच मिशन? किसके लिए होगा आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा गगनयान के लिए होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा डी। मिशन का उद्देश्य मनुष्यों को निचली पृथ्वी की कक्षा में प्रक्षेपित करने और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी वापस लाने की क्षमता प्रदर्शित करना है, ठीक है। ओके, द पर्पस ऑफ द मिशन इज टू डेमोन्स्ट्रेट द एबिलिटी टू लॉन्च ह्यूमंस इनटू लो अर्थ ऑर्बिट एंड सेफ्टी ब्रिंग देम बैक टू अर्थ, ठीक है। तो आंसर हो गया गगनयान। अब देख पाएंगे इसरो का ये मिशन गगनयान है, ठीक है। और जो क्वेश्चन आ सकता है एक तो ये आएगा कि एब्रोट मिशन 1 है ये TVD-1 मिशन। अच्छा, इसको लॉन्च कब किया गया? ये लॉन्च हुआ 21 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर को से लॉन्च किया गया, ठीक है। कहां से लॉन्च किया गया? श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है, आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा सतीश धवन सैटेलाइट सेंटर, ठीक है, आंध्र प्रदेश। वहां से इसे लॉन्च किया गया 21 अक्टूबर। गगनयान होगा, ये ध्यान रख के चलना, इसरो का मिशन है गगनयान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सवाल है ये, ठीक है। बस इसमें करना कुछ नहीं है, आपसे खाली ये पूछेगा बताओ कौन सा एब्रोट मिशन है, तो आप मिशन का नाम ध्यान रख के चलना और किससे संबंधित है वो पता होना चाहिए, और लॉन्चिंग प्लेस कौन सा है उस पे आपसे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, ठीक है। तो हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स लॉन्च किया है? देखो ये लॉन्च किया है इजराइल ने, ठीक है। अभी आपको याद होगा इजराइल पे किसका हमला हुआ है? हमास का हमला हुआ है इजराइल पर। तो उस हमले में हमास को सबक सिखाने के लिए या उस पे अटैकिंग करने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया है इजराइल ने, आयरन स्वॉर्ड्स, ठीक है। ये जो ऑपरेशन लॉन्च हुआ है ये हमास के खिलाफ किया गया है। अभी बहुत बड़ी मात्रा में हमास ने काफी बड़ी मात्रा में लोगों को मार दिया था, इजराइल के लोगों को। टेररिस्ट एक्टिविटी थी, आपको पता होगा। हमास का संबंध फिलिस्तीन के एक आतंकवादी संगठन के साथ है, आपको पता होगा। मेनली फिलिस्तीन का झगड़ा बहुत प्राचीन है, इस पर हम ज्यादा भी बातें नहीं करेंगे, बट इस पर एक अलग से क्लास हो सकती है, ठीक है। हमास, बस इतना ध्यान देना कि हमास दुनिया के उन खतरनाक उन आतंकवादी गुटों में से है जो कि दुनिया के लिए खतरा है, ठीक है। तो उसने हमला किया है इजराइल पे, कितने ही छोटे बच्चों, औरतों, इन सबको मार दिया गया है। लगभग 1000 से ऊपर कैजुअलिटीज हो चुकी हैं, ये तो पता ही होगा। पर इजराइल भी अब लगातार बमबारी कर रहा है हमास पर, उसे सबक सिखाने के लिए। इनका जो मेन पॉइंट है वो गाजा पट्टी है, जहां पे ये झगड़ा चल रहा है, ठीक है। हियर वाज द ऑपरेशन स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन, ठीक है। ये इजराइल की डिफेंस फोर्सेस का एक ऑपरेशन है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन है विच इज द सेकंड स्टेट आफ्टर बिहार टू कंडक्ट ए कास्ट सर्वे? बिहार के बाद जाति सर्वेक्षण कराने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? राजस्थान होगा भाई, ठीक है। राइट आंसर होगा राजस्थान। बिहार के बाद सेकंड नंबर का कास्ट सर्वे कराने वाला दूसरा राज्य है राजस्थान, ठीक है।
ये जो सर्वे हुआ है मेनली आपको याद होगा बिहार में जो सर्वे हुआ, ठीक है, बिहार में 2 कास्टों की संख्या सबसे बड़ी मिली, एक तो ओबीसी और एक ईबीसी, ठीक है। ये ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग जो अदर बैकवर्ड क्लास है, और ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग होगा, ये बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि ज्यादा ऑड बैड कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है। तो ओबीसी और ईबीसी ग्रुप में वहां संख्या सबसे बड़ी मिली है बिहार के अंदर। ये जाति सर्वे करने का, देखो मैं ये कहता हूं कि जाति सर्वे का कोई बेनिफिट तो नहीं है, लेकिन हाँ पॉलिटिकल पार्टियां इसलिए कर रही हैं ताकि उन्हें अनुमान लग जाए कि किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी कास्ट वहां पे डेवलप है या कौन कौन सी कास्ट वहां पे है, ताकि वोट बैंकिंग में उन्हें इस बात का आइडिया हो कि हमें कौन सा कैंडिडेट यहां पे उतारना है। सिंपल सी बात है, जाति सर्वे करने का और कोई मकसद है नहीं, और चुनाव से पहले कर रहे हैं तो बस ये एक ट्रम्प कार्ड है। और ये विपक्ष ज्यादा जोर लगा रहा है, क्योंकि विपक्ष को लगता है कि अगर हमें ये पता चल जाए कि यहाँ पे कौन सी जाति है तो उसका वो फायदा उठा पाए, ये उनका मेन मकसद है। बिहार के बाद सेकंड नंबर पे राजस्थान, जितने भी एंटी बीजेपी स्टेट है वहां ये पहले हो रही है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। सीएम अशोक गहलोत को मैंने आपको दिखा दिया सिंबल के रूप में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ जी इनके स्टेट राजस्थान में ये सेकंड नंबर का स्टेट घोषित किया गया जहां पे जाति सर्वे हो रहा है। दिसंबर में यहाँ पे चुनाव है, नवंबर की आखिरी मंथ में, और दिसंबर में वोटिंग हो जाएगी। तो नवंबर दिसंबर में यहाँ पे वोटिंग है, तो भविष्य क्या होगा, विपक्ष काफ़ी एक्टिव मोड में है, लेकिन चूंकि बीजेपी मोदी जी का अपने आप में अलग ही प्रचार का केंद्र रहा है मोदी जी, और काम भी बहुत सारे हुए हैं, तो उसके हिसाब से जनता वोट करेगी। देखते हैं क्या होता है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देख पाएंगे, इसकी डिटेल मैंने यहां पे लिखी है। बिहार हैड प्रीवियसली अनवेल्ड द रिजल्ट ऑफ इट्स कास्ट सर्वे ऑन महात्मा गांधी बर्थ एनिवर्सरी। उन्होंने जारी किया डाटा 2 अक्टूबर को, ठीक है। अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास ईबीसी कॉन्स्टिट्यूट 63% ऑफ द स्टेट टोटल पॉपुलेशन। तो जो ईबीसी और ओबीसी देख पा रहे हैं, ये 63% के आसपास हैं बिहार की टोटल पॉपुलेशन का, ये डाटा जारी हुआ है, ठीक है। इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं अच्छे से एक बार देख के। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। यहां देखिए 16th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी एंड पुलिसिंग कॉन्फ्रेंस COC ऑन वॉज हॉस्टेड बाई विच स्टेट। अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और पुलिसिंग सम्मेलन, जो आपके सामने नाम दिया हुआ है COCON बढ़े के 60वें संस्करण की मेजबानी किस राज्य द्वारा की गई थी। क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो आपसे राज्य पूछा है कि इसकी मेजबानी किस राज्य के द्वारा की गई है। आप इमेज देख के कुछ समझ पाएंगे, ठीक है। ये है साइबर सिक्योरिटी। आजकल आपको पता है साइबर सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा तो है ही, और उसके रिगार्डिंग ये मीटिंग हुई है। तो ये कहाँ हुई है, इसकी कुछ डिटेल भी आपके सामने है, ये आप डिटेल देख पाएंगे बच्चा। देखो डिटेल देखिए एक बार। 16th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी एंड पुलिसिंग कॉन्फ्रेंस COC ऑन वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय केरला पुलिस इन एसोसिएशन विद द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिसर्च एसोसिएशन ISRA। तो ये केरला पुलिस के द्वारा स्टार्ट की गई, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर होगा केरला, ठीक है। कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन कोची, केरला। COC on previously known as Cyber Safe is the longest running conference in the area of information security and hacking, ठीक है। तो सूचना सुरक्षा हैकिंग के क्षेत्र में सबसे लंबे समय चलने वाला सम्मेलन है, ध्यान रखना। और ये साइबर सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग है, ताकि अब ये इंटरनेशनल मुद्दा भी है साइबर सिक्योरिटी। तो आपको पता है आजकल हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है, तो उसकी सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। अब आप पेमेंट मोड देखिए, आप जो भी आप कुछ लेना चाहते हैं, चाहे बिजली का बिल हो, चाहे पानी का बिल हो, सब ऑनलाइन है। आपका अकाउंट पूरा पूरा ऑनलाइन है, आपका सब कुछ ट्रांजैक्शन ऑनलाइन है। तो सब कुछ जब ऑनलाइन ही है तो उसे सुरक्षित कैसे किया जाए, इसके लिए मीटिंग की जा रही है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या लगाया आपने, केरल। तो इसका आप लगाइए आंसर केरल, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द टेक्नोलॉजी एंड भारतीय भाषा समिट? किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रौद्योगिकी एवं भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया? प्रौद्योगिकी एवं भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन, आपको मंत्रालय का नाम बताना है। मैंने यहां पे एक इमेज रखी है, अगर आप मंत्रालय को पहचान पाए, ये इमेज है। धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर है ये, ठीक है। भारतीय भाषा उत्सव और टेक्नोलॉजी एंड भारतीय भाषा समिट ये नई दिल्ली में हुई है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसका राइट आंसर होगा कि इस मंत्रालय के द्वारा ये शिखर सम्मेलन दिल्ली में कराया गया। ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछ लिया जाता है, ध्यान रख के चले। समिट की बात करें, देखो कुछ बेसिक पॉइंट यहां में लिखे हुए हैं। एम ऑफ समिट वॉज टू फैसिलिटेट ए स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम द करंट एजुकेशन इकोसिस्टम टू वन रूटेड इन इंडियन लैंग्वेज इन लाइन विद द विजन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। शिखर सम्मेलन का जो उद्देश्य है वो नई जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके दृष्टिकोण के अनुरूप वर्तमान शिक्षा परिस्थितिकी तंत्र से भारतीय भाषाओं में निहित एक सुचारू परिवर्तन की सुविधा प्रदान करना है। मतलब ये हुआ कि भारतीय भाषाओं में हमारी एजुकेशन सिस्टम किस हिसाब से ग्रोथ करे, डेवलप करे, उसके बारे में ये मीटिंग हुई है, ठीक है। ये ध्यान रख के चलना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। किरण बालियान की बात की जा रही है यहां पे। एशियाई खेलों में 72 वर्षों में भारत के लिए पहला पदक उन्होंने जीता है 72 ईयर्स में। किस खेल से वो संबंधित हैं? तो किरण बालियान का संबंध किस खेल से होगा ये आप इमेज देख के तुरंत पहचान जाएंगे, आपको समझ में आ गया होगा। ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने वुमेन शॉट पुट, ठीक है भाई, शॉट पुट में जीता है, गोला फेंक में। 72 वर्ष के बाद पहली बार कोई महिला खिलाड़ी 72 वर्ष के बाद वुमेन शॉट पुट में ब्रॉन्ज मेडल लेके आई है, ठीक है। बालियान अपने तीसरे प्रयास में 17.36 मीटर की दूरी तक थ्रो किया है और ओलंपिक चैंपियन ली जियाओ गोंग और जिया युआन सोंग की चीनी जोड़ी के बाद तीसरे स्थान पर हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रख के चलना, ये 3rd नंबर पे हैं। 2 चीनी खिलाड़ियों के पास गोल्ड और सिल्वर मिले हैं। गोल्ड मिला है ली जियाओ गोंग को, ठीक है, और जिया युआंग सोंग को मिला है सिल्वर और इन्हें मिला है ब्रॉन्ज, ठीक है। और ये कहां से संबंधित हैं? ये मेरठ से संबंधित, ध्यान रखना, ठीक है। ये मेरठ की रहने वाली है, इनका संबंध मेरठ से है, ठीक है। ओके, ये गेम हुए कहां थे ये भी ध्यान रख के चलना। ये गेम हुए बच्चा हांगसोउ चीन के अंदर, ठीक है, हांगसोउ चीन, इसमें ये गेम हुए हैं। ये एशियाई खेल, भारत ने रिकॉर्ड प्रदर्शन किया है इन खेलों में, आपको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन पाटा ट्रेवल मार्ट 2023? पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन ट्रेवल मार्ट 2023 का मेजबान कौन सा देश है? तो ट्रेवल एशिया ट्रेवल एसोसिएशन ट्रेवल मार्ट का मेजबान पूछा है, तो कौन सा देश होगा? इमेज देख के आप अनुमान लगाइए। पाटा की इमेज है, पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन, इसका और एक और कंट्रीज का कोलैबोरेशन रहा है इस चीज के लिए, ठीक है। ये भारत के साथ ये जॉइंट वेंचर है पाटा का, ठीक है। तो आंसर होगा इंडिया, तो इसका मेजबान होगा इंडिया। पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन ट्रेवल मार्ट 2023 का मेजबान इंडिया है। पाटा PATA पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन है, उसका इंडिया के साथ कोलैबोरेशन हुआ है, ठीक है। और इसमें ट्रैवल को माना गया है कि ट्रैवल फॉर लाइफ इन एशिया पैसिफिक रीजन, ज़्यादा बड़ी मात्रा में ट्रैकिंग की बात ये की जा रही है, ट्रैकिंग की फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की बात यहाँ पे की जा रही है, लाइफ बहुत अच्छी हो ट्रैवलिंग के थ्रू, ये सब इसमें रखा गया है, ठीक है। ये आप देख पाएंगे।
देखो, पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन पाटा ट्रेवल मार्ट 2023 वाज इनॉग्रेटेड इन न्यू दिल्ली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ठीक है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने पार्टिसिपेट किया इसमें। द पाटा इज ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विच एम टू प्रमोट रेस्पॉन्सिबल ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इन द एशिया पैसिफिक रीजन। मेन काम इसका यह है कि रेस्पॉन्सिबल ट्रेवल और टूरिज्म को बढ़ावा मिले एशिया पैसिफिक रीजन पे। ठीक है, ये मेन इसका मकसद है पाटा का और इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हार्ट डे 2023? विश्व हृदय दिवस 2023 का विषय क्या है? तो हार्ट डे का विषय आपके सामने आप देख पाएंगे, ये विषय यूज हार्ट नो हार्ट। ठीक है, अपने हार्ट के बारे में जानिए। ठीक है, यूज हार्ट, दिल का प्रयोग करें और दिल को जाने। आपको पता ना आजकल सबसे बड़ी समस्या, आजकल वर्ल्ड हार्ट डे पे 29 सितंबर को ये वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे बड़ी समस्या अब हार्ट के रिगार्डिंग आपको पता, लगातार कैजुअलिटीज काफ़ी बड़ी मात्रा में बढ़ चुकी हैं। तो उसी संदर्भ में 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट किया। अगर हार्ट को जानने की बात कही गई, कुछ भी ऐसा यूज़ ना कर इसके आपकी हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़े। ठीक है, तो ये इसकी थीम है, यूज हार्ट एंड नो हार्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा अच्छे से। विच कंट्री होस्टेड द यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांजिशनल ऑर्गेनाइज क्राइम मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस? किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी की? ठीक है, तो ध्यान रख के चलना, ये ट्रांसनेशन ऑर्गेनाइज क्राइम मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस है। तो किस देश ने की है इसकी मेजबानी? तो आंसर होगा इटली। ये मेजबानी इटली ने की है, ये ध्यान रख के चलें। ठीक है, इसके संबंधित इमेज आपको मैंने सामने यहाँ रख दी है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम एंड द प्रोटोकॉल्स 30। ठीक है, तो ये इटली के थ्रू ये ऑर्गेनाइज किया गया है और इसके संबंध में कुछ डिटेल भी आपके सामने यहां पे दी गई है, एक बार इसको भी देख लीजिए आप। हाल ही में इटली के पलेर्मो में अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ 2 दिवसीय संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। 2 डेज का है ये, और ये इटली के पलेर्मो नामक स्थान पे हुआ। आतंकवाद मतलब अपराध के खिलाफ ये 2 दिन का मीटिंग हुई है, अपराध के खिलाफ। ठीक है, इसका आयोजन इटली सरकार और संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय UNODC सचिवालय द्वारा किया गया है। UNODC ध्यान रखना, उसके द्वारा और इटली की सरकार के द्वारा अपराध को रोकने के संदर्भ में ये मीटिंग हुई है। 2 दिन की ये मीटिंग है, 2 दिवसीय ये समारोह किया गया था और उसकी मेजबानी इटली ने की है। ठीक है, स्को वैली जो खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? स्को वैली विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? किस स्टेट में है स्को वैली? तो आप इमेज देख के पहचाने, ये स्को वैली की इमेज है। ये किस क्षेत्र से संबंधित? ये आएगा आपका लद्दाख, इसका राइट आंसर होगा। ये लद्दाख से संबंधित इसकी डिटेल मैंने दे रखी है यहाँ पे, आप देख पाएंगे। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज ओपन 2 मोर ब्रॉडर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ठीक है, मार्स मेला एंड स्को वैली फॉर टूरिस्ट विजिटिंग लद्दाख। देखो, गृह मंत्रालय लद्दाख आने वाले पर्यटकों के, जो लद्दाख जाएगा, 2 और सीमावर्ती पर्यटन स्थल मार्सेमिकला और स्को वैली खोल दिए हैं। तो अब लद्दाख आप जाओगे तो आपको 2 जगह और जाने का मौका मिलेगा। एक तो जा सकते हो आप मार्समिला और एक स्को वैली, यहां भी आप जा सकते हो। बड़े सुंदर स्थान है। ठीक है, पर्यटकों के लिए और फायदा हो गया, लद्दाख घूमने वालों के लिए ये एक और बेनिफिट आप यहां से ले सकते हैं। ठीक है, ओके, व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो आपको रैंक बतानी है, भारत की कौन सी रैंक है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देख पाएंगे, इमेज में ही देख के आपको समझ में आ जाएगा इंडिया की रैंक कौन सी है। ये इंडिया इनोवेटिस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है 2022।
भारत की जो जंप देखिए आप, ये 2023 की बात चल रही है। इस समय भारत का जो इंडेक्स है, हम 2015 से लेकर 2022 तक 40 नंबर पे थे, तो अभी भी ये जो इंडेक्स की रेट है वो आपकी 40 ही होगी, ठीक है। यहाँ भी आपका 40 होगा, ध्यान रख के चलना। और 2022 में भी आपका यही रैंक थी, और अभी भी 2023 में भी आपकी यही रैंक बनी हुई है, ठीक है। चलिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक है ये। नेक्स्ट, यहां देख पाएंगे डिटेल इसकी चेक करें एक बार। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया गया है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन से जारी करती है। इंडिया रिटेन हुआ है 40 रैंक इन दिस इंडेक्स, दोबारा से आ गया 40 नंबर पर 132 इकोनॉमिक कंट्रीज के अंदर, ठीक है। 2015 में जहां हम 81 पे थे, वहां 2023 में हम 40वें स्थान पहुंच गए। काफी अच्छी छलांग हमें ली है, ठीक है। सरकार के प्रयासों का परिणाम है ये, कि जिसकी वजह से ये रैंक हम लगातार बढ़ा रहे हैं, ठीक है। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च CRIIO फॉर गुड मॉड्यूल्स, किस केंद्रीय मंत्रालय ने CRIIO फॉर गुड मॉड्यूल लॉन्च किया? इसका राइट आंसर होगा किस मंत्रालय ने किया, ये ध्यान रख के चलना। तो इसका आंसर होगा, आप देख पाएंगे, इमेज के थ्रू देख लीजिए, आपको आ जाएगा वही फेस। अभी आप देखेंगे धर्मेंद्र प्रधान कौन है, ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा किया गया है। और इसमें खास बात यह है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप हमारे इंडिया में ही है, तो क्रिकेट के साथ जोड़ा है इसको, ये ध्यान रखना, ठीक है। इस प्रोग्राम को क्रिकेट के साथ जोड़ा गया है ताकि ज़्यादा बेटर परिणाम निकल पाए बच्चों में। देखिए यहाँ पे देखिए, इसकी डिटेल देख पाएंगे आप, डिटेल देखिए। यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान introduce CRIIO for good, a new set of online life skill learning modules aim at promoting gender equality। इसमें जेंडर इक्वलिटी की बात हो रही है, ठीक है, अमंग बोथ गर्ल्स एंड बॉयज, लड़कियों और लड़कों दोनों के बीच लैंगिक समानता को बढ़ावा देने, क्योंकि दोनों सेम लगे, उनमें कोई अंतर ना हो, डिफरेंसेस ना हो, ठीक है। This initiative was unveiled in collaboration with the International Cricket Council (ICC), UNICEF, the Board of Control for Cricket (BCCI) and the नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये जो हुआ है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ है, ठीक है भाई। इसमें कौन कौन शामिल होंगे? इसमें ICC शामिल होगा, यूनिसेफ है, BCCI है, इन सब का कोलैबोरेशन यहाँ पे किया गया है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन सी संस्था इस प्रोग्राम से जुड़ी हुई है, ध्यान रख के चलें, ठीक है। बस ये है कि ये जेंडर जो इक्वलिटी है उसे बढ़ावा देगा। यहां देखिए, विच इन स्टेट या यूटी हैज रिसेंटली बैन द कोनोकार्पस प्लांट। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने कोनोकार्पस प्लांट पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो राइट आंसर होगा इसका गुजरात। तो गुजरात ने लगाया बच्चे इस पे प्रतिबंध, ये ध्यान रख के चलना। ये कोनोकार्पस प्लांट होता क्या है, पहले आप इसका इमेज देख लीजिए। ये कोनोकार्पस प्लांट है, ठीक है, और इस पे प्रतिबंध क्यों लगाया गया है ये आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, आप डिटेल को देख सकते हैं बच्चा, ठीक है। गुजरात ने हाल ही में पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी खतरों के कारण इससे डिजीज पनप रही है, जैसे जुकाम वगैरह, दमा वगैरह, ठीक है, ब्रीथिंग में दिक्कत आ रही है, और एलर्जिक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ रही है लोगों में, ठीक है। कोनोकार्पस संयंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया है। तेज से बढ़ने वाली यह विदेशी मैग्रो प्रजाति, जिसे स्थानीय तौर पर सप्तपर्णी कहा जाता है, पिछले कुछ वर्षों में राज्य में हरित आवरण बढ़ाने के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बन गई है। बस खाली देखने में ग्रीन टी लगती है इसमें, बट सर ये डिजीज पैदा कर रही है, ठीक है, और इसके थ्रू बहुत सारी अन्य बीमारियां पनप रही हैं। खाली ये ग्रीन है, इसके वजह से इसको लगाया जाता है, बट इसका नुकसान काफ़ी ज़्यादा है। तो आप देख पाएंगे, हाँ बोल पाएंगे सर कौन कौन बीमारियां? इसमें ब्रीथिंग की प्रॉब्लम आ रही है, आपको ब्रीथ करने में, सांस लेने में दिक्कत है, दमा वगैरह हो रहा है, ठीक है, इसके अलावा जुकाम वगैरह हो रहा है, ठीक है, एंड एलर्जिकल प्रॉब्लम्स बॉडी में बढ़ रही हैं।
Okay, which country is undertaking a project to create the world most powerful laser called Vulcan 2020? कौन सा देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर से वल्कन 2020 कहा जाता है बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है? तो कौन सा देश होगा? ये वो लेजर आपके सामने दिखाई जा रही है। इमेजेस बहुत अच्छी से क्लियर नहीं आई है, बट लेजर की बात की जा रही है तो काफ़ी ताकतवर लेजर मान जा रही है। इसका राइट आंसर होगा बच्चा, आप इसका डिटेल देख पाएंगे। पहले मैं इसका आंसर लगा दूं, इसका आंसर यूके होगा, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। एंड अब इसका डिटेल देखिए, द यूके इज अंडरटेकिंग ए ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट टू क्रिएट द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल लेजर कॉल्ड वल्कन 2020 विद एन 85 पाउंड मिलियन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे यूके की तरह हुआ है, ठीक है, साइंस और टेक्नोलॉजी फैसिलिटी काउंसिल्स के द्वारा। इस लेजर से कहा जा रहा है कि एंटिसिपेटेड टू बी ए मिलियन बिलियन टाइम्स ब्राइटर देन द सन इज एक्सपेक्टेड टू हैव प्रोफाउंड implications for various scientific field including clean energy and cancer treatment। इस लेजर से सूर्य के से 10 लाख अरब गुना अधिक चमकीला होने का अनुमान है इस लेजर का, ठीक है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा और कैंसर के उपचार सहित विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। एक चीज ध्यान देना, उससे पहले वल्कन लेजर बनाई थी यूके नहीं, वो अब तक की सबसे ताकतवर लेजर मानी जा रही है। अब ये वल्कन 2020 है, ये उससे भी कहा जाता है कि कई गुना ज्यादा होगी, ठीक है, ऐसा मानते हैं कि 20 गुना उससे ये ज्यादा असरदार होने वाली है। ओके, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड द रेजिडेंशियल एजुकेशन स्कीम श्रेष्ठता फॉर विच कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, भारत सरकार ने किस श्रेणी के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठता शुरू की है? तो ये आंसर क्या होगा? एससी के लिए की है, ठीक है, शेड्यूल कास्ट के लिए की गई है श्रेष्ठता स्कीम। आप देख पाएंगे श्रेष्ठता स्कीम फॉर एससी स्टूडेंट, और ये आवासीय है ताकि उन बच्चों को बहुत अच्छे से एजुकेशन मिल पाए। एससी कैटेगरी के लिए स्कीम लॉन्च की गई है, ज़्यादा पढ़ने में उन्हें सुविधा मिले और रहने सहने की व्यवस्था उनको मिल पाए ताकि वो अच्छे से अपने आप को ग्रोथ में ला सकें। तो आंसर होगा बी। इसका डिटेल ये लिखा हुआ है आपके सामने, आप इसका डिटेल देख पाएंगे, ठीक है। सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट स्कीम है ये शेड्यूल कास्ट के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इसके लॉन्च कर रहा है, ठीक है। रेजिडेंशियल एजुकेशन स्कीम है फॉर स्टूडेंट हाई स्कूल इन टारगेट एरियाज श्रेष्ठता, ठीक है। The scheme will be implemented in 2 different ways. Around 3,000 school SC student whose parents annual income fall within the range of rupees 2.5 लाख। अगर किसी माँ बाप की इनकम 2.5 लाख से कम है, उनके बच्चे इसमें एलिजिबल हैं। विल बी सिलेक्टेड थ्रू नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, ठीक है, एग्जाम होगा बाकायदा, कंडक्टेड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA एवरी ईयर, ठीक है। जिन माँ बापों की आय 2.5 लाख रुपए के भीतर आती है, उनके बच्चों को एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा नेशनल लेवल पर, और उसके बाद श्रेष्ठता स्कीम में उनका चयन होगा। इसमें आवासीय सुविधा है, बच्चा वहीं रह पाएगा, उसको पढ़ने की सारी फैसिलिटी मिलेगी। मेनली हाई स्कूल पर इसको लाया गया है, ठीक है। तो मेनली ये हाई स्कूल उच्च विद्यालयों में आएगा, ठीक है। हाई स्कूल्स की ये स्कीम मानी गई है, ठीक है। किस से संबंधित? तो आप हाई स्कूल करना, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? एससी करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तंजानिया की राष्ट्रपति का नाम बताना है जिन्होंने अभी हाल में जेएनयू से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त की, और पहली महिला है तंजानिया की जो डॉक्टरेट की उपाधि ले पा रही हैं जेएनयू से। उनका नाम बताना आपको, देख पाएंगे तंजानिया की प्रेसिडेंट है, आपके सामने नाम लिखा हुआ है, ठीक है, सामिया सुलूहू हसन इनका नाम है, और इनको जेएनयू से डॉक्टरेट की उपाधि मिली है, ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर हो गया डी। और तंजानिया इज एन ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है, इट्स कैपिटल आपके सामने डोडोमा, इसकी राजधानी है तंजानिया, और ईस्ट अफ्रीकन देश है। पहली महिला तंजानिया की जिसको डॉक्टरेट डिग्री मिली है जेएनयू के थ्रू, ठीक है। सवाल आसान सवाल है, कोई खास टफ नहीं है इसके अंदर।
एशियाई खेल 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? आंसर होगा 28 गोल्ड। गोल्ड की बात की जा रही है। ये गोल्ड मैंने यहां पे दिखाया, 28 गोल्ड मिले भारत को। ठीक है, इंडिया ने टोटल 107 मेडल जीते हैं इस एशियाई खेलों में। अब तक का सबसे ज्यादा स्कोर क्रिएट किया है भारत ने, रिकॉर्ड सफलता है भारत के लिए। ठीक है, 28 गोल्ड मेडल हैं। इंडिया ऑल्सो वॉन 38 सिल्वर एंड 41 ब्रॉन्ज भी इसमें आप काउंट कर पाएंगे, टोटल मिला के 107 होगा। ठीक है, 1951 में भारत ने 15 स्वर्ण, 16 रजत और 20 कांस्य सहित 51 पदक जीते थे। ये भारत तक अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा भारत का प्रदर्शन है। ये ध्यान रख के चलना, क्वेश्चन बन सकता है कितने गोल्ड हैं, कितने सिल्वर हैं, कितने ब्रॉन्ज हैं। 38 सिल्वर हैं, 41 ब्रॉन्ज हैं और टोटल कितने हैं? 107 टोटल पदक हैं। ठीक है, और ये प्रतियोगिता चाइना के होंगजाओ में हुई है, ये मैंने बता चुका हूं आपको शुरुआत में ही। ठीक है, चलिए, विच प्लेयर मेड द न्यू रिकॉर्ड ऑफ स्कोरिंग द फास्टेस्ट 1000 रन इन द ओडीआई वर्ल्ड कप? विश्व मतलब वनडे विश्व कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने का नया रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो आंसर होगा डेविड वार्नर। सबसे तेज 1000 रन बनाने का नया रिकॉर्ड। ठीक है, आप देख पाएंगे इमेजेस में 1000 रन बनाए, सबसे तेज रिकॉर्ड बनाया है, फास्टेस्ट 1000 इन ओडीआई वर्ल्ड कप, डेविड वार्नर। ठीक है, डेविड वार्नर ने अचीवमेंट दिस हासिल की है, दिस फिट इन 19 इनिंग्स, 19 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की है, 1000 या उससे अधिक रन बनाए हैं। ऐसा करने वाले वो चौथे बल्लेबाज बन चुके हैं वैसे तो। ठीक है, 1000 या उससे अधिक रन बनाने वाले। वार्नर ने यह उपलब्धि भारत के खिलाफ खेले गए मैच में हासिल की है। उनसे पहले सचिन तेंदुलकर, एबी डिविलियर्स ने 20 पारियों में उपलब्धि हासिल की थी। उन्होंने 20-20 पारियों में की है। हाँ, रोहित शर्मा ने 19 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की है और इन्होंने भी 19 पारियों में ही किए। तो आंसर आ गया डेविड वार्नर। ठीक है, ये ध्यान रख के चलना है। नेक्स्ट, who has been awarded the Nobel Prize in the field of economics this year? इस बार का जो अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज है वो किसे दिया गया है? आपको आंसर पहचानना, उससे पहले आप इमेज देख पाएंगे। एक बार इमेज देख लीजिए। ठीक है, क्लाउडिया गोल्डिन, ये क्लाउडिया गोल्डिन विन द 2023 नोबेल इकोनॉमिक्स प्राइज है। ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर बेटा, यूएस की हैं, ये अमेरिका से संबंधित हैं, इनका संबंध यूएस के साथ है। ठीक है भाई, हार्वर्ड की ये प्रोफेसर है जिनको इस बार का इकोनॉमिक्स का गोल्ड नोबेल प्राइज मिला है। शी रिसीव द अवार्ड फॉर हर रिसर्च टू इंक्रीज पीपल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन लेबर मार्केट आउटकम्स। उन्हें यह पुरस्कार महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में लोगों की समझ बढ़ाने के लिए उनके शोध के लिए मिला है। ठीक है, कि लोगों की समझ कैसे बढ़े महिलाओं के संबंध में, इसके संबंध में ये उनको अवार्ड दिया गया है। तो राइट आंसर होगा क्लाउडिया गोल्डिन। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वायुसेना ने अपने नए झंडे का अनावरण किया। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? और इसी दिन किया था अनावरण भी, 8 अक्टूबर आएगा आंसर में। ठीक है, राइट आंसर 8 अक्टूबर। और ये नया फ्लैग जो भारतीय वायुसेना के द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, भारतीय वायुसेना ने अपने 91st राइजिंग डे पर यह काम किया है। ठीक है, 91st एनिवर्सरी ऑफ द एयरफोर्स वॉज सेलिब्रेट इन प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में सेलिब्रेट हुई थी ये। एयरफोर्स चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी unveiled the new flag this year. The theme of Air Force Day was Indian Air Force Global Air Power, IAF Air Power Beyond Boundaries. ठीक है, ये उसकी इस बार की इंडियन एयरफोर्स की क्या है बच्चा? ये थीम भी है। ठीक है, भारतीय वायुसेना वैश्विक वायु शक्ति। अब हम बहुत अच्छी स्थिति में हम हैं दुनिया में। ठीक है, हमारे एयर चीफ मार्शल है वी.आर. चौधरी। ये जो सेशन हुआ, ये मीटिंग जो हुई है वो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुई है। यहां देखिए,
In which city of India will the 16th Agricultural Science Congress be organized? 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस भारत के किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो आपको बताना है कौन सा शहर जहां पे 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस आयोजित की जाएगी। ये आप देख पाएंगे 16 एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस 2023, ठीक है, 10 से 13 अक्टूबर 2023 कोच्चि केरला में होगी। कहाँ होगी ये? कोच्चि केरला। आंसर हो गया कोच्चि। इसका आयोजन राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी इसे आयोजित करेगी। ठीक है, आसान सवाल है, आंसर करो कोच्चि। नेक्स्ट, हु वर द फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर इन द वर्ल्ड? विश्व में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? बहुत सिंपल सवाल है, ये आपके सामने इमेज है। ठीक है, जिन हेनरी डोनट और फ्रेडरिक पासी ये होंगे इसके राइट आंसर। ठीक है, इन्हें क्यों दिया गया था ये आप देख पाएंगे। देखो, जिन हेनरी डोनेट और फ्रेडरिक पेसी को शांति आंदोलन में, पीस मूवमेंट में उनके योगदान के लिए 1901 में पहले नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। सबसे पहला दिया गया 1901 में नोबेल का शांति पुरस्कार सबसे पहला। ठीक है, डोनेट रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक थे, जबकि पेसी एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शांतिवादी थे। ठीक है, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, व्हाइल पासी वाज ए लीडिंग इंटरनेशनल पैसिफिस्ट। ठीक है, तो इसलिए इनको दिया गया, शांति में दिया गया है, इन्होंने शांति के लिए काम किया, इसके लिए इनको नोबेल मिला, शांति का नोबेल पुरस्कार। 1901 सबसे पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले। ठीक है, वेयर द 49th ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस AIPSC बीइंग हेल्ड? 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस कहां आयोजित की जा रही है? 49वीं अखिल भारतीय, तो ये कहां आयोजित की जा रही है, ये ध्यान रख के चलना है। इसका आयोजन किया जा रहा है बेटा देहरादून, इसका राइट आंसर होगा। कहां किया जा रहा है? देहरादून में। ठीक है, the theme of this year AIPSC is policing in Amrit Kaal, which referred to the period of 25 years leading up to the 100th anniversary of India's independence. इस वर्ष के AIPSC का विषय अमृत काल में पुलिसिंग है, जो भारत की स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ तक 25 वर्षों की अवधि को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसका आयोजन हुआ है देहरादून के अंदर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सवाल देखिए। ये आप देख पाएंगे 49 ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस अमृतकाले पुलिस प्रक्रिया, अमृतकाल में पुलिसिंग। ठीक है, तो 7 से 8 अक्टूबर को ये देहरादून में हुआ है। ये देहरादून के CM पुष्कर सिंह धामी और ये हमारे गृह मंत्री अमित शाह। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए 29, विच कंट्री वॉन द गोल्ड मेडल इन द मैन हॉकी इवेंट एट द 2023 एशियन गेम्स? 2023 एशियाई खेलों में पुरुष हॉकी स्पर्धा में किस देश ने स्वर्ण पदक जीता? देख के समझ में आ गया होगा, आंसर हो गया इंडिया। जीता है इंडिया ने। ठीक है, एशियाई खेलों में पुरुष हॉकी में इंडिया वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस हॉकी इवेंट एट द 2023 एशियन गेम डिफीटिंग जापान। जापान को हरा के, ज्यादा बच्चा धरना, जापान को हरा के इंडियन हॉकी टीम ने एशियाई खेलों का गोल्ड मेडल जीता है। यह सवाल एग्जाम में आ सकता है, ये ध्यान रख के चलना। ठीक है, दिस वाज इंडिया 3rd गोल्ड मेडल इन मेंस हॉकी एट द एशियन गेम। ये तीसरा स्वर्ण पदक था भारत का एशियन गेम्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, विच कंट्री वॉन द गोल्ड मेडल इन द वुमेन कबड्डी इवेंट एट द 2023 एशियन गेम्स? इमेज देख के समझ में आ गया होगा, इंडिया। कबड्डी में भी इंडिया ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है बेटा। आपको जगह जगह इंडिया देखने को मिल रहा है एशिया खेल के अंदर। ठीक है, India won the gold medal in the women's kabaddi event at the 2023 Asian Games, defeating China Taipei. इन्होंने चीनी ताइपे को परास्त किया है इन द फाइनल में। दिस वाज इंडिया 3rd गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स कबड्डी एट द एशियन गेम्स, और ये महिला कबड्डी में भारत का तीसरा स्वर्ण पदक है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आपको पूरे सवाल समझ में आ गए होंगे। आई होप आप अच्छे से इस वीडियो को देखिए। कोई डाउट हो, डिस्कस करना हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। गुड लक बच्चों, बाय। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.